हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें 5 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 6 अभी डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है 2026 में वो कौन कौन से एग्जाम करवाने जा रहा है। तो जुलाई और अगस्त में 3 फेज में यह एग्जाम होगा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसी महीने दिसंबर में 99% चांसेज है इसकी वैकेंसी आएगी और फिर जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाते हैं और 3 फेज में एग्जाम होगा। तो आप मान के चलिए कि काफी वैकेंसी, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आनी है। रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 1-2 दिन में अब इसकी क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी जहां पे आपका पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आपको सिलेबस वाइज इसमें यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, पूरे सिलेबस पे बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट, जैसे आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये फुल लेंथ टेस्ट है, पूरे सिलेबस पे बेस्ड है। सभी टेस्ट में जो आप हमारे एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चन ही मिलते हैं। आप हिंदी मीडियम में ज्वाइन करते हैं तो हिंदी में मिलता है सारा मटेरियल और इंग्लिश में ज्वाइन करते हैं तो इंग्लिश में मिलता है। जो ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं आपको वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। बाकी नोट्स और उनका डिटेल सॉल्यूशन जिस भी मीडियम में आप ज्वाइन करते हैं उसी में मिलते हैं। अभी इसमें 50% का डिस्काउंट रखा गया है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। वैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। या 50% का भी इसमें डिस्काउंट है, फिर रेगुलर प्राइस एप्लीकेबल हो जाएगी। लेट्स बिगिन। भारत सरकार का सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल ई कॉमर्स के किस प्रकार के मॉडल का एक उदाहरण है? भारत सरकार का जो जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, ये बिजनेस टू गवर्नमेंट, कौन सा है? बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल है। बिजनेस टू गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है, इसमें जो जेम पोर्टल है उसमें जो विक्रेता है वो सीधा गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं या पीएसयू हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनको गुड्स एंड सर्विस बेच सकता है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे वो वस्तुएं और सेवाएं प्रदान कर सकता है, जिससे सार्वजनिक खरीद में इसमें पारदर्शिता भी आती है और एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उपभोक्ताओं को, जो विक्रेता है उनको सीधे गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं अपनी जो भी गुड्स सर्विस है। बी इसका करेक्ट आंसर है। कृषि विकास 2025 में मध्य प्रदेश उत्पादक गतिविधियों में नवाचार कर रहा है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित का सही मिलान करना है। 2025 की बात कर रहे हैं। दालों के उत्पादन में पूरे देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देखिए, मध्य प्रदेश ने अभी एग्रीकल्चर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और स्पेशली जो दाल, खाद्यान्न और तिलहन, इसमें मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दाल, खाद्यान्न और तिलहन पहले के कंपैरिजन में इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। अब अगर हम एक एक करके बात करें तो दालों के उत्पादन में पूरे देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ये आपको याद रहे, इसीलिए इसमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है, सिंपल बताया है। दाल, खाद्यान्न, तिलहन प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसमें चर्चा में भी है, इसमें कई अवार्ड्स भी मिले हैं अभी। और इसको लेके एक और ध्यान रखना है, यहां से गवर्नमेंट अब एक चीज और नई शुरू करने जा रही है। एक्चुअली वो हो चुकी है, जो नरवाई जलाने की घटनाएं हैं, जिसे पराली भी कहते हैं, नरवाई, तो उस पे भी गवर्नमेंट है जो कमी लाना चाह रही है, उस पे भी काम कर रही है। मध्य प्रदेश में पार्थ योजना मुख्य रूप से केंद्रित है। पार्थ योजना किस पे केंद्रित है मेनली? तो पार्थ क्या है? पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर। यह है पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर, यह है पार्थ। इससे मेनली जो यूथ है उसको सेना में, पुलिस में और जो अन्य सुरक्षा बल हैं उसमें भर्ती के लिए शारीरिक और लिखित परीक्षा की तैयारी पे केंद्रित है ये, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और वो राष्ट्र निर्माण में अपना कंट्रीब्यूट कर सके। और ये खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर और ट्रेनिंग, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सशस्त्र बल, अर्धसैनिक और पुलिस के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना, पार्थ।
2025 निम्न में से किन देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 20 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल का भ्रमण किया? अभी रिसेंटली ही मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है। इसका टूर किया है, इसकी विजिट की है। एक कई देशों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आया था उसने। तो देखिए इसमें वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका, कंबोडिया या फिर तिमोर लेस्ते, इसके अलावा थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया, इनके जो राजदूत थे, या जो ब्रुनेई है उनके राजदूत आए थे और इसको विजिट किया था। तो अब आप समझ गए होंगे वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका, भारत, तिमोर लेस्ते, थाईलैंड, भूटान या फिर ब्रुनेई है, इनके राजदूत आने का मतलब है कि ये सब किसके मेंबर हैं? आसियान। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का इन्होंने विजिट किया, यहाँ प्रोग्राम भी आयोजन किया गया था और इसमें कई प्रदर्शनी वगैरह भी की गई थी, जो स्पेशली जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लिखंदरा, चिनारी, इस तरीके की शिल्प कला। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र एवं महामोगलान के शरीर धातु निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिष्ठित माने जाते हैं? ये क्वेश्चन चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली ये महाबोधि महोत्सव का आयोजन हुआ है। किसका? महाबोधि महोत्सव का आयोजन हुआ है, इसका विधिवत शुभारंभ हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है? जम्बू द्वीप में हुआ है। जम्बू द्वीप पार्क है जो सांची में है। बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क सांची में है और भगवान बुद्ध के जो शिष्य हैं इनको माना जाता है परम शिष्य सारिपुत्र और महामोगलान। इनके जो पवित्र अवशेष है, अस्थि कलश है, वो यहीं पे है सांची में। और रिसेंटली इसका जो आयोजन किया जा रहा है, एक तो इसका आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अब हमसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन मिलके कर रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार के साथ में इसमें महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका भी है। इन दोनों ने मिलके इसका आयोजन किया है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार और महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका ये मिलके कर रहे हैं। जिला प्रशासन रायसेन, क्योंकि सांची में हो रहा है, सांची रायसेन जिले में है, तो ये जॉइंटली इसका आयोजन कर रहे हैं जिला प्रशासन रायसेन और महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका। 2 दिन का था ये महाबोधि महोत्सव 2025, जो सांची के बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क में इसका आयोजन किया गया था। और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे शुभकामनाएं दी थी, नमो बुद्धाय का जो उद्घोष है उसके नाम से। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? अभी हाल ही में चर्चा में है। 3 परियोजनाएं हैं जो चर्चा में है और इनके लिए अभी बजट अलॉट किया गया है। इरिगेशन हो या फिर इलेक्ट्रिक जो जनरेशन है उसको लेके हो, ये 3 परियोजनाएं हैं, इनके लिए बजट दिया है। और ये 3 परियोजनाएं कौन सी हैं? अपर नर्मदा परियोजना है एक। अपर नर्मदा परियोजना कहाँ पे की जा रही है? तो ये अपर नर्मदा परियोजना। दूसरी की जा रही है राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और तीसरी बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना। बसानिया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, राघवपुर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और अपर नर्मदा प्रोजेक्ट, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं। इसके लिए एक विशेष पैकेज दिया गया है 1800 करोड़ के आसपास का। और ये कहाँ कहाँ पे है? तो अब अगर हम इनको देखें तो अपर नर्मदा परियोजना है, ये अनूपपुर में है। अपर नर्मदा प्रोजेक्ट अनूपपुर में है। इसके अलावा दूसरा जो राघवपुर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है राघवपुर वाला, तो ये राघवपुर मंडला में है। राघवपुर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, राघवपुर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मंडला में है। और जो क्वेश्चन में पूछा है बसानिया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये डिंडोरी में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा डिंडोरी आएगा। ये तीनों प्रोजेक्ट्स का नाम ध्यान रखिएगा, किस किस जिले में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस जिले को चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है चिन्नौर चावल के लिए।
ये कौन से जिले को मिला है। एक क्वेश्चन जीआई टैग का पूछा जाता है, अभी रिसेंटली पन्ना जिले का जो डायमंड है उसको भी मिला है जीआई टैग, अब उसमें वो भी शामिल हो चुका है। हमसे पूछा है चिन्नौर चावल का, तो चिन्नौर चावल है ये बालाघाट। अब और किस किस को मिल चुका है, तो एक कड़कनाथ मुर्गा है झाबुआ का, या फिर रतलाम की सेव, चिन्नौर चावल बालाघाट का, या फिर महोबा पान, मुरैना गजक, जो रीवा है वहां का सुंदरेजा आम, रतलाम इसका सरबती गेहूं रतलाम, और रियावन लहसुन, और बुंदेलखंड के काठिया गेहूं, इनको मिल चुका है। ये पूरी लिस्ट हम आपको सेंड कर देंगे, जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है इवनिंग में 7 से 9 के बीच में भेजते हैं हम। मध्य प्रदेश की पारंपरिक जनजातीय भरेवा शिल्पकला की विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है अभी हाल ही में। किसको? भरेवा शिल्पकला। इसका संबंध किससे है? जनजातीय। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखिए अभी ये किया है सम्मानित, क्योंकि इस विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, और अभी इन सम्मानित किया है श्री बलदेव बाघमरे। बलदेव बाघमरे, इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में आपकी जानकारी में होगा, भरेवा धातु शिल्प को भी जीआई टैग मिल चुका है। भरेवा धातु शिल्प है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, और उसी को लेकर ये श्री बलदेव बाघमरे को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए लोकल बोली में भरेवा क्या होता है? भरेवा मतलब भरने वाला। भरेवा कलाकार का संबंध किससे है? भरेवा ये सब कास्ट है, एक तरीके से उपजाति है गोंड ट्राइब में, जो गोंड जनजाति है उसी में आते हैं ये, जो मध्य प्रदेश है या जो सेंट्रल इंडिया है उसमें ज्यादा है खास करके ये, तो ये ध्यान रखना है हमें। बलदेव वाघमरे। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को इनमें से कौन से कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति होती है? सतपुड़ा और इनका संबंध कहां से है? देखिए जो भरेवा शिल्प कलाकार थे, अभी हमने पढ़ा ऊपर, वाघमरे, वो बैतूल के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में बैतूल से है उनका संबंध। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में कोयला क्षेत्र से किस कोयला क्षेत्र से यहाँ कोयले की आपूर्ति होती है? तो यहाँ पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र है, इससे आपूर्ति होती है। इसमें लगभग हर साल 3 मिलियन टन के आसपास यहाँ पे नेटवर्क है और यहाँ से सप्लाई होती है। और पाथाखेड़ा है, ये सारनी करके है, नगर पालिका क्षेत्र है सारनी, और ये पड़ता है बैतूल जिले में। कहाँ पे? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से इस सतपुड़ा को कोल सप्लाई होती है। कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से सही से मैच कौन सा नहीं कर रहा है? रानेह वाटरफॉल है, रानेह वाटरफॉल केन रिवर पे, कपिलधारा वाटरफॉल नर्मदा रिवर पे, चाचाई जलप्रपात बीहड़ रिवर पे, पाताल पानी जलप्रपात, पाताल पानी क्षिप्रा नदी पे नहीं है, पाताल पानी जलप्रपात है ये चौरेल रिवर पे है। किस पे है? चौरेल रिवर है इंदौर में, चौरेल रिवर पे है इंदौर में पाताल पानी। जबकि रानेह वाटरफॉल कहां पे है? रानेह छतरपुर में है। कपिलधारा ये अनूपपुर में है, और चचाई ये रीवा में है, ये रीवा में है, और पाताल पानी इंदौर में है। ये इंदौर में क्षिप्रा नदी पे नहीं है, चौरेल नदी है उस पे है। सही कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो डी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये सीहोर में है, ये अभी चर्चा में है, ये तैयार हो चुका है अपनी सेवाएं देने इसमें, और इसमें काफी अपडेट वगैरह किया है, इसलिए चर्चा में है। ये भारत का पहला ऐसा संस्थान है जिसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है उसने स्थापित किया है इसको, सीहोर में। कई और क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे भोपाल का पूछ लिया जाता है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है,
या फिर भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जो IISER है वो कहाँ है, वो भी भोपाल में है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान वो भोपाल में है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संस्थान है ये सीहोर में है। एक और जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का पूछ लिया जाता है वो भी भोपाल में ही है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क पर ले जाए जा रहे डेटा का विश्लेषण करने की उन्नत क्षमताएं हैं और यह इसे एक अलग प्रकार के दूसरे नेटवर्क पर भेज सकता है। ये जो क्षमताएं हैं ये नेटवर्क पर डेटा का विश्लेषण करना और उसे दूसरे प्रकार के नेटवर्क पर भेजने की जो क्षमता है ये राउटर होता है। राउटर जो डेटा पैकेज को समझता है, सबसे अच्छा रास्ता चुनता है और वो अलग अलग नेटवर्क जैसे चाहे लैन है या फिर इंटरनेट है, इसके बीच में ये इसको अग्रेषित करता है, जिससे क्या होता है डेटा का पैकेज के रूप में मैनेज और रीपैकेज किया जा सके। पूरा टेस्ट सिलेबस बेस करवाया जाता है और अगर आप यहाँ से रेगुलर टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा ना कोई बुक खरीदनी होगी आपको, ना कुछ और पढ़ना होगा, सिर्फ आपको वीडियोस देखने हैं। उसके बाद में जो इसका डिटेल सॉल्यूशन का PDF भेजा जाता है उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद में फिर ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाता है वो यहाँ से सफिशिएंट रहेगा। आपके एग्जाम तक आपका सिलेबस अच्छे से ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, उसका रिवीजन भी करवाया जाएगा। एग्जाम से 1 महीने पहले से हम 1-1.5 महीने पहले से रिवीजन शुरू करवाते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी इसमें ऑफर रखा हुआ है, जिन्होंने शुरू में वीडियो स्किप कर दिया है उनकी जानकारी के लिए अभी 50% का डिस्काउंट है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज बाद में रेगुलर प्राइस एप्लीकेबल हो जाएगी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत पैरा जूडो में अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 यही लेटेस्ट है, अभी 25 का नहीं है। और इसके अंतर्गत पैरा जूडो में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी को दिया गया है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 ये 2025 में दिए गए हैं और इसके तहत मध्य प्रदेश के 2 पैरा खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है। एक पैरा खिलाड़ी है जो पैरा जूडो में मिला है, जो क्वेश्चन में पूछा हमसे पैरा जूडो में किसे मिला है, तो पैरा जूडो में कपिल परमार को मिला है। और इसके अलावा पैरा शूटर में और मिला है, पैरा जूडो में कपिल परमार और पैरा शूटर में रूबिका फ्रांसिस, इनको पैरा शूटर में अर्जुन पुरस्कार मिला है। दोनों ध्यान रखना है आपको। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2018 से संचालित की जा रही है ये। और इसमें क्या होता है, जो भी कल्याणी मतलब जो इसमें विधवा जो विडो फीमेल है उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए या उनके पुनर्विवाह के लिए उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, आर्थिक सहायता दिया जाए, जिससे विवाह के बाद भी वो उनको दिक्कत ना हो। तो इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए का एक आर्थिक मदद दी जाती है उनके पुनर्विवाह के लिए। और ये नाम है मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना। हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? हरसी सिंचाई परियोजना ये सिंध नदी है, सिंध की एक सहायक नदी है, पार्वती नदी उस पे है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डबरा और भीतरवाल जो तहसील है वहां पे है ये। तो ये पार्वती रिवर पे है और कहाँ पे है? ग्वालियर में। और ग्वालियर में भी तहसील है डबरा और भीतरवार तहसील, वहां पे ये परियोजना चल है। भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित मध्य प्रदेश का जिला है। भावसा ये मध्यम सिंचाई परियोजना है, इससे मध्य प्रदेश के कौन से जिले को लाभ होता है? तो भावसा जो मध्यम सिंचाई परियोजना है उससे मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला, भावसा बुरहानपुर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस पुरस्कार में सर्वाधिक राशि दी जाती है? इनमें से कौन से पुरस्कार में सबसे ज्यादा राशि दी जाती है? कबीर सम्मान दिया जाता है, कबीर अवार्ड, इसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं कबीर सम्मान में। तानसेन सम्मान है, तानसेन सम्मान में दिया जाता है 2 लाख रुपए।
इसके अलावा लता मंगेशकर अवार्ड है। लता मंगेशकर अवार्ड में भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और महात्मा गांधी अवार्ड है, इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? सिंगा और दालूजी ये मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत हैं। ये निर्गुणी तरीके के लिए प्रसिद्ध हैं। सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के निमाड़ रीजन के हैं। कहां के? निमाड़। निमाड़ क्षेत्र के हैं ये, जो मुख्य रूप से निर्गुणी स्टाइल में गाए जाते हैं। और इन लोक कविताओं में जो संत सिंगाजी और उनके शिष्य दालूजी थे, उनके उपदेश और उनके जीवन से जुड़ी चीजें होती है। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के वर्ष 2025 के लिए पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 2024 में नवंबर दिसंबर में अपॉइंट किया गया था। 2025 के लिए पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जो अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी, उनको नियुक्त किया गया था, ताकि मध्य प्रदेश राज्य की संस्कृति, मध्य प्रदेश का वन्य जीव या जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बढ़ावा मिल सके इनके माध्यम से। पंकज त्रिपाठी ये काफी अच्छे एक्टर हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को शपथ दिलाने वाले राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे पहले राज्यपाल। उनको शपथ दिलाने वाले राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इनको शपथ दिलाने वाले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। एम हिदायतुल्ला, जो 1956 में शपथ दिलाई थी, क्योंकि वो उस समय मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक राज्यपाल भी थे। शपथ क्यों दिलाई थी? क्योंकि ये कार्यवाहक राज्यपाल भी थे उस टाइम पे, जिन्होंने राज्य के गठन के बाद कार्यभार संभाला था। तो ये ध्यान रखना है। देवकृष्ण जटाशंकर जोशी संबंधित है। देवकृष्ण जटाशंकर जोशी ये महेश्वर में एक ज्योति ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, जिन्हें पांड्या भी कहा जाता है। रूपंकर कला पुरस्कार भी मिले हुए हैं इनको। तो इनका संबंध है चित्रकला से। किससे? चित्रकला से। 2022-23 के लिए राज्य रूपांकर कला पुरस्कार मिला था देवकृष्ण जटाशंकर जोशी को। ये देवकृष्ण जटाशंकर जोशी जो अवार्ड है 22-23 के लिए दिया गया था अमित कुमार को। ये अवार्ड है देवशंकर जटाशंकर जोशी पुरस्कार। ये राज्य रूपंकर कला पुरस्कार माना जाता है और इसके लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार। और अब ये 22-23 का दिया गया था। 22-23 में जो दिया गया था ये जबलपुर के हैं अमित कुमार। अमित कुमार को दिया था जबलपुर के। और 2025 का जो देवकृष्ण जटाशंकर अवार्ड है ये किसे दिया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2025 के लिए जो दिया गया है ये उज्जवल ओझा को दिया गया है। उज्जवल ओझा इनको दिया गया है राज्य रूपांकर कला पुरस्कार में। ये आपको ध्यान में रखना है। अमरकंटक चोटी किस श्रेणी में स्थित है? अमरकंटक चोटी है ये मैकाल जो पर्वत श्रृंखला है उस पे है। विंध्याचल और सतपुड़ा को जोड़ती है विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज, और इसको जोड़ती है अमरकंटक। और ये अनूपपुर जिले में है। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग अपना उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं? बैगा जनजाति के लोग हैं, ये अपना उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं, खुद को द्रविड़ का वंशज मानते हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की में ये एक एंशिएंट ट्राइब है। और ये अपनी अनूठी संस्कृति हो, इनकी वेशभूषा हो, उसके लिए जाने जाती है बैगा।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा मध्य प्रदेश में जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। और इसमें भी पचमढ़ी, मंडला, बालाघाट यहाँ सबसे ज्यादा होती है। निम्न में से कौन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इनमें से कौन सी परियोजना है जो 4 राज्यों की है? सरदार सरोवर परियोजना है जो 4 राज्यों की परियोजना है ये संयुक्त रूप से। और इसमें 4 राज्य कौन से? एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना कौन सी है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कौन सी है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात इनकी कौन सी है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की कौन सी है। और ये सभी आपको टेस्ट सीरीज में करवाए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, आपका 40+ यहां से इजीली कवर हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक एग्जाम लगा था एफएसओ का, उसमें भी हमारे टेस्ट सीरीज से 40+ आए हैं और हमारा सब ओपन है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया रहा है, सब आप चेक कर सकते हैं। तो ये 4 राज्यों की सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 4 राज्यों की परियोजना है। नर्मदा नदी पे है ये, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दोनों के लिए है ये। मालवा के परमार वंश के संस्थापक थे। एक क्वेश्चन परमार डायनेस्टी का आता ही आता है एग्जाम में। परमार है ये एक प्रमुख राजपूत राजवंश था जिसने 9वीं से और 13वीं शताब्दी के बीच में जो सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, उसका जो मालवा क्षेत्र है उस पे शासन किया था। और इसमें भी इन्होंने शासनकाल के दौरान जो धार है, धारा नगरी कहा जाता था उस टाइम धार को, उन्होंने धार को, परमार जो डायनेस्टी थी, इनकी जो शिक्षा और संस्कृति है उसकी एक राजधानी के रूप में स्थापित किया था। परमार वंश की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं या जो ऐतिहासिक प्रमाण है उनमें भी है। पद्मगुप्त द्वारा रचित एक पूछा जाता है एग्जाम में, नवशशांक चरित किसका है? पद्मगुप्त का। जैसे इस तरीके के जो ग्रंथ हैं उनमें भी परमार वंश हो, सोलंकी हो, चौहान हो, प्रतिहार हो, राजपूत हो, उनके साथ परमार वंश के क्या संबंध रहे हैं ये इसमें दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से बात करें तो परमार वंश सर्वप्रथम राष्ट्रकूटों के बाद में प्रतिहारों के अधीन सामंत के रूप में दिखाई देता है। और सबसे पहले जो ज्ञात इनके शासक थे वो थे उपेंद्र। कौन थे? उपेंद्र। कई बार एग्जाम में उपेंद्र नहीं दिया जाता है, ये कृष्ण राजा दे दिया जाता है, कृष्ण राजा दे दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको। उपेंद्र या कृष्ण राजा, जिन्होंने 9वीं से शताब्दी से 13वीं के बीच में ही इस वंश का शासन रहा है। और बाद में फिर ये जो परमार वंश है राजा भोज के शासनकाल में चरम पे पहुंचा था। परमार वंश कब अपने पीक पे था? राजा भोज के टाइम पे 1010 से और 1055 ईस्वी में। जो भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक है राजा भोज। और राजा भोज ने मालवा हो या गुजरात के कुछ हिस्से हो, उत्तरी महाराष्ट्र हो, वहां तक अपना साम्राज्य फैलाया था। उन्होंने कल्याणी के जो चालुक्य हैं या फिर जो त्रिपुरी के कलचुरी हैं, बुंदेला हैं, चंदेल हैं, बुंदेलखंड के जो चंदेल हैं, उनके विरुद्ध युद्ध किया था। इनका और पूछ लिया जाता है राजा भोज के काम, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो इनके ग्रंथ वगैरह हैं, जैसे समरंगणा सूत्रधार, वास्तुकला और यांत्रिक अभियांत्रिकी पे ग्रंथ है, वास्तुकला पे ये ग्रंथ है, उसका नाम है समरंगना सूत्रधारा। ये किसका है? राजा भोज का। श्रृंगार प्रकाश सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र पे है। या फिर राजमार्ग और आयुर्वेद सर्वस्व, या फिर इनका जो नालंदा और तक्षशिला के रूप में इनके शासनकाल में धार और उज्जैन में जो प्रसिद्ध नालंदा और तक्षशिला के समकालीन विद्वता के केंद्र उभरे थे वो राजा भोज के टाइम ही उभरे थे। भोजेश्वर मंदिर और भोजपुर है जो भोपाल में है, भोजेश्वर मंदिर, या फिर ये भगवान शिव को समर्पित है। इनके राजा भोज के बाद में इनका उत्तराधिकारी आया और इसी के 1055 के बाद से ही इनका पतन शुरू हुआ, डाउनफॉल जिसे कहा जाता है परमार डायनेस्टी का। जो नरवर्मन थे और यशोवर्मन,
उनके टाइम से। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कभी जब और आगे इस पे क्वेश्चन करवाएंगे या आपका सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है मालवा के परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र या कृष्ण राजा। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना स्थित है। ये फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा है, ये परियोजना कहाँ पे है? देखिए ये परियोजना नर्मदा नदी पे है, खंडवा जिले में ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी पे खंडवा में है ओंकारेश्वर। विल्मा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? विल्मा नृत्य है ये बैगा ट्राइब से संबंधित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी है? मध्य प्रदेश में कैश क्रॉप कौन सी है? कैश क्रॉप की बात करें मध्य प्रदेश में तो सोयाबीन, कपास, गन्ना, तिलहन, चना, मटर, मिर्च, लहसुन, अफीम, ये मेनली कैश क्रॉप में आते हैं। A.R. सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्नारायणन ने कोपेन के वर्गीकरण को आधार मानते हुए मध्य प्रदेश को कितने जलवायु में प्रकारों में विभाजित किया था? इन्होंने आप बेस किसको माना था? कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उसको। तो उसको बेस मानते हुए इन्होंने जो जलवायु का क्लासिफिकेशन किया वो कितने भागों में किया, कितने प्रकारों में किया? तो इनका 3 प्रकार में किया इन्होंने। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति और तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात है? ये भील ट्राइब्स है। भील का अभी अर्थ भीलू से लिया है जिसका मतलब धनुष होता है, गोरिल्ला युद्ध और तीरंदाजी। संयुक्त राज्य अमेरिका ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए करंट अफेयर्स का आता है इस तरीके का क्वेश्चन, 2025 का जो पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम है ये किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अब अगर हमसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन विंबलडन का किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन विंबलडन का जेनिक सिनर ने जीता है। या फिर फ्रेंच ओपन का पूछ लिया जाए तो फ्रेंच ओपन का भी कार्लोस ने जीता है। और साल के अंत में ये अल्कराज ने जीता है यूएस ओपन। किसी वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नाम को उसके संबंधित आईपी पते में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये डीएनएस सर्वर है, ये करता है इसको आईपी एड्रेस में डीएनएस सर्वर परिवर्तित। भैरवगढ़ पद्धति प्रसिद्ध है। भैरवगढ़ है ये ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। भैरवगढ़ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये उज्जैन डिवीजन में ही आता है भैरवगढ़। सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्तमान युग में निम्न में से कौन से प्रकार का क्लाउड सबसे कम सुरक्षित है? जो सबसे कम सुरक्षित है वो पब्लिक क्लाउड है, जिसे सार्वजनिक क्लाउड कहा जाता है। जैसे आप कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पे अगर आपने वाईफाई ऑन कर लिया है और उससे कनेक्ट हो गया है तो वो पब्लिक क्लाउड है, वो सेफ नहीं है। ये आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान ये इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर वाकणकर स्वयं एक महान पुरातत्वविद थे, इतिहासकार और चित्रकार थे, और जिन्होंने भीमबेटका गुफा हो या कायथा कल्चर हो उसकी खोज की थी। भीमबेटका और कायथा संस्कृति। कौन सा टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चरण नहीं है? इनमें से कौन सा टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आईसीटी हमारे सिलेबस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल एडवांस इंटेलिजेंट है। आर्टिफिशियल एडवांस इंटेलिजेंट ये टाइप 1 एआई में जो टाइप 1 है उसका प्रकार नहीं है, एडवांस वर्जन है इसका। ये वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश के कपास के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? अभी लेटेस्ट यही है डेटा कपास उत्पादन में। देखिए 3 मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, खरगोन के बाद में आता है इसमें मंदसौर
और फिर आता है रतलाम, खरगोन, मंदसौर और रतलाम। अभी जब बजट आएगा मार्च में, जब फिर ये चीजें चेंज होंगी तो आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। बजट पे सेपरेट टेस्ट भी करवाया जाता है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा खरगोन। कपास की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन अधिकतम क्षेत्र पर हैं? अधिकतम क्षेत्र पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय, जिनको शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये हैं। ये लगभग 88% पे है। इसके अलावा जो देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है, नम पर्णपाती वन वो पाए जाते हैं फिर लगभग 9% के आसपास। और फिर जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, जो कांटेदार वन है, वो लगभग 0.3% के आसपास है। 101वें तानसेन समारोह के शुभारंभ अवसर पर वर्ष 2025 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान अलंकरण प्रदान किया जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 101वां तानसेन, ये राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पुरस्कार 2025 का, ये किसे दिया जा रहा है? ये पंडित तरुण भट्टाचार्य को दिया जा रहा है। अगर 24 का पूछा जाता है तो 24 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये इनको मिला था 2024 का, और 2025 का इनको दिया जा रहा है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान भी दिया जाता है। तो जो राजा मानसिंह तोमर है, 2024 का तो साधना परमार्थिक संस्थान समिति मंडलेश्वर को दिया था, और 2025 का जो दिया है राजा मानसिंह तोमर सम्मान, वो रागागन समिति है, रागागन संगीत समिति ग्वालियर को दिया है। ये दो में से एक अवार्ड पे क्वेश्चन आएगा, या तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान या फिर राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर अवार्ड। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में गलत कौन सा है, सही नहीं है, ये पूछा है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सहायता दी जा रही है। ये बिल्कुल सही है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को अधिकतम 2900 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है। ये 2900 नहीं है, ये 3900 है। 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए की राशि, ये सही है। पिछले वर्ष में, विगत वर्ष किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 का बोनस दिया गया था, ये भी सही है। ये रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। 1942 में रायपुर से प्रकाशित अग्रदूत के संपादक कौन थे? ये अग्रदूत के संपादक केशव प्रसाद वर्मा थे। एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मेलवेयर पहचान की किस विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है और संभावित मेलवेयर के लिए उसके व्यवहारिक फिंगरप्रिंट का अवलोकन किया जाता है? तो ये है सैंडबॉक्स पहचान। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के देहावसान के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था? पहले मुख्यमंत्री जो रविशंकर शुक्ल थे, उनके बाद में किसे बनाया था? उनकी मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद में, तो ये भगवंत राव मंडलोई को बनाया गया था। और भगवंत राव मंडलोई 21 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे, 21 दिन तक। और फिर मंडलोई के बाद में जनवरी 1957 में कैलाशनाथ काटजू बन गए थे। दो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर प्रतिशत क्या है? इसमें कुल जनसंख्या में पूछा है कार्यशील जनसंख्या। तो जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है, ये होता है वर्क पार्टिसिपेशन रेट, कार्यशील जनसंख्या दर। मध्य प्रदेश में जो है ये लगभग 43.5% है, जबकि पूरे देश का एवरेज कितना है? अगर
वर्क पार्टिसिपेशन रेट की या जो कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर है उसकी बात करें तो पूरे देश का एवरेज है ये 39.8%, जबकि मध्य प्रदेश में 43.5 है, तो ये ज्यादा है। और ग्रामीण क्षेत्र में ये दर शहरी क्षेत्र से ज्यादा है और पुरुषों की दर महिलाओं से ज्यादा है इसमें। हीरागढ़ कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? हीरागढ़ कोयला ये कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र है, वहां पे है। वाकाटक महाराज प्रवशरेन सेकंड का ताम्रदान पट कब प्राप्त हुआ? ये कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था सिवनी में। ताम्रदान पट इनको सिवनी में प्राप्त हुआ था। किम्बरलाइट पाइप्स इनमें से किस खनिज का मुख्य स्रोत है? ये चर्चा में है अभी, तो ये हीरा का है, डायमंड, जिसको अभी जीआई टैग मिला है, पन्ना जिले का डायमंड। कवि केशवदास किस राजा के दरबारी कवि थे? कवि केशवदास हैं, ये वीर सिंह के दरबारी कवि थे। काठी क्या है? काठी मेनली मध्य प्रदेश के निमाड़ का है। ये काठी कहाँ का है? निमाड़ का है। लोक नृत्य नाट्य है, ये लोक नाट्य जिसे कहते हैं। और ये देवी पार्वती की आराधना से जुड़ा हुआ है, जिसमें भक्त काठी एक लकड़ी या बांस की बनी देवी की प्रतिमा को लेकर नृत्य करते हैं और पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है जैसे ढाक है उसके साथ में गीत वगैरह करते हैं। तो ये लोक नाट्य है। हालांकि ये एक डांस फॉर्म भी है, लेकिन ये मेनली लोक नाट्य है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है आपको ये भेज दिया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।